सरिता जानकी देवी की बड़ी बहू, जिसे जानकी देवी गंवार समझती हैं और घर के बाहर के सभी जरूरी कामों से दूर रखती हैं। सपना बहू कहाँ हो? अरे बाजार में आज भीड़ होगी, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आई माँ जी, बस ये अपना न्यू पर्स जो मॉम लंदन से लेकर आई थी ना, वो ले रही थी। माँ जी, आपने वो प्लाजो सूट नहीं पहना जो मैं आपके लिए नया लेकर आई थी। अरे बहू, मुझे साड़ी में ही आराम मिलता है। चलो ठीक है, कल वो पहन लूंगी। अब चले, दिवाली की शॉपिंग के लिए बहुत समय चाहिए होता है। हाँ हाँ चलिए। माँ जी, रात के खाने में दाल चावल और सूखी अरबी की सब्जी बना लूं? अरे गंवार, कहीं जाते समय टोकना जरूरी था। रहेगी तो बिल्कुल गंवार की गंवार ही, बना ले जो बनाना है। माँ जी, सरिता भाभी हमारे साथ दिवाली शॉपिंग पर नहीं जाएंगी? कैसी बातें करती हो बहू, तुम तो मॉडर्न हो। तुम जानती हो तुम्हारी जेठानी गंवार है, इसे कोई अक्ल थोड़ी है बाजार में शॉपिंग करने की। चलो, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। अरे गुंजन का फोन आ रहा है। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे शॉपिंग से आकर बात करती हूँ। क्या कहा? जरूरी है। हेलो हेलो, कट गया। अब मिल नहीं रहा, आकर कर लूंगी। गुंजन दीदी का फोन था। हाँ, पर अब मिल नहीं रहा। एक काम करते हैं, पहले बाजार हो आते हैं, फिर मैं आकर तसल्ली से बात कर लूंगी। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी सास और देवरानी मार्केट शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। सरिता घर के सारे काम करती है। ऐसा अक्सर ही होता था। सरिता घर के सारे काम अकेले ही करती थी, जबकि उसकी देवरानी को घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। फर्क बस इतना था कि सरिता गरीब परिवार से आई थी। वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी, जबकि उसकी देवरानी सपना एक अमीर खानदान की लड़की थी। इसीलिए जानकी देवी ने सपना को बहुत सिर पर चढ़ा रखा था। पर सरिता इन सब के लिए कुछ भी नहीं कहती थी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। सरिता, तुम नहीं गई माँ के साथ? तुम भी चली जाती। नहीं, वो मेरे सिर में बहुत दर्द था, तो मैंने सोचा कि आराम कर लूंगी। फिर घर का काम भी था, इसलिए नहीं गई। आपके लिए और रोटी लाऊं? सरिता, यहाँ बैठो मेरे पास। मैं जानता हूँ माँ तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। तुम कहो तो मैं माँ से बात करूं? कब तक वो तुम्हें घर के बाकी कामों से दूर रखेंगी? और जब से राजेश की शादी हुई है, सपना के आ जाने के बाद तो उन्होंने तुम्हें और परेशान करना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं जी, अभी सपना की नई नई शादी हुई है, कुछ ही महीनों तो हुए हैं, अभी उसे आराम करने दो। मुझे पता है सरिता, मन तो तुम्हारा भी दुखी होता है, पर तुम मुझसे कुछ कहती नहीं हो। सरिता खाना बना रही थी, वहीं उसकी देवरानी सास के साथ मिलकर शॉपिंग के सामान को देख रही थी। राजेश, बताओ ना, ये जीन्स कैसी लग रही है? माँ जी आप बताओ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, जब देखो फोन में घुसे रहते हैं। अरे बहू, तू तो पतली पतंग है, तेरे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे भी हमारी मॉडर्न बहू स्टाइलिश कपड़े पहनती है, किसी से कम थोड़ी है। माँ जी, ये नाइट सूट तो आप पहन लो, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, मैं ये ब्लैक वाला रख रही हूँ। अरे बहू, कैसी बातें करती हो, मैं इस उम्र में नाइट सूट थोड़ी पहनूंगी। एक काम करेंगे, कल वापस करके इसकी जगह तुम कोई और रंग का पसंद करके ले आना। माँ जी, अगर आपको हो तो ये सरिता भाभी को दे दूं? अरे पागल है क्या, इतना सुंदर स्टाइलिश नाइट सूट उस गवार पर थोड़ी जचेगा। अरे तू अपनी जेठानी को समझती क्या है? तेरी जेठानी गवार है, उस पर कुछ नहीं जचता। कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना उसे पढ़ने ओढ़ने की तमीज है, ना किसी से बात करने की, कुछ नहीं है उसमें समझ। ऐसे कपड़े, ऐसा पहनावा तेरे पर ही जचता है, समझी? रख ले इसको, कल बदल कर ले आना। अरे मैं गुंजन को फोन करना तो भूल ही गई, एक बार फोन मिला लेती हूँ, मिस कॉल आई हुई है। हेलो, हाँ गुंजन, तूने फोन किया था? हाँ माँ, कल शाम शिल्पी के ससुराल वाले दिवाली और करवा चौथ का त्योहार देने आ रहे हैं। सासू माँ बोल रही थी कि आप दोनों भाभीयों के साथ सुबह ही आ जाना। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, शिल्पी हमारी बेटी ही है, हम जरूर आ जाएंगे, सुबह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और तू चिंता मत कर, सपना बहू बहुत मॉडर्न है, वो वहां आकर सारा कुछ संभाल लेगी। जैसा जानकी देवी ने अपनी बेटी को कहा, उसका उल्टा ही हुआ। सपना तो मॉडर्न पहनावे में तैयार होकर बस वहां जाकर अपने मोबाइल फोन पर लग गई या फिर इधर उधर बैठकर बतियाने लगी। गुंजन देखती है कि सरिता ने सब कुछ संभाल लिया है। जल्दी जल्दी उसने द्वार पर बहुत ही सुंदर रंगोली बना दी। रसोई में गुंजन की सास के साथ मिलकर सारे पकवान भी तैयार कर दिए, अच्छे से ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया। सब कुछ गुंजन देख रही थी, पर मजाल है कि सपना ने एक गिलास इधर से उधर भी रखा हो। शाम को शिल्पी के ससुराल वाले आए, तब भी सरिता ने ही सारे कामों में मदद की। जब वो लोग चले गए, तब गुंजन की सास सरिता के पास आई। सरिता बहू, तुम बहुत ही समझदार और संस्कारी हो,
तुम्हें घर गृहस्थी की एक एक चीज का बारीकी से पूरा ज्ञान है। शुक्रिया, तुमने आज सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। हमारे यहाँ तो किसी को रंगोली बनानी आती ही नहीं थी, पर तुमने इतनी सुंदर रंगोली बनाई गुंजन के साथ मिलकर। सभी मेहमानों की खूब खातिरदारी की। अब मैं चाहती हूँ शादी के समय भी तुम हमारे साथ ही रहो। तुम यहाँ रहोगी तो मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू सरिता भाभी। आशीष बोल रहे थे कि सबको आपकी बनाई रंगोली बहुत सुंदर लगी। सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ भाभी, सचमुच आपके आ जाने से मुझे आज बहुत हेल्प मिली है। सब लोग बहुत खुश होकर गए हैं। माँ, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सरिता भाभी जैसी बहू मिली। सबके मुंह से सरिता की तारीफ सुनकर जानकी देवी एक पल के लिए सोचने लगती है कि वो गलत थी, जो हमेशा सरिता को गंवार कहकर उसका अपमान करती रही। पर आज सरिता ने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। जानकी देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। माँ जी, आज आप और मैं मिलकर रसोई में इतना सारा काम कर रहे हैं। सरिता भाभी कहाँ हैं? मुझे रसोई में बहुत गर्मी लग रही है। मैं थोड़ी देर जाकर सो जाऊं? आज सरिता और अजय घूमने के लिए गए हैं। मैंने उन्हें पिक्चर देखने भेजा है। कितने सालों से वो दोनों एक साथ कहीं घूमने नहीं गए थे, और तुम तो हमेशा राजेश के साथ जाती रहती हो, इसलिए आज तुम घर का काम करो। मैं भी तो कर रही हूँ। अरे, दोनों मिलकर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। कि माँ जी को क्या हो गया है? कल तक तो सरिता भाभी को गंवार कहती थी, मेरे आगे पीछे डोलती थी। आज उल्टा ही चल रहा है। अब क्या करूं? इन्हें खुश करने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं कि कब मेरे पीछे। क्या हुआ सपना बहू, तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी। उस दिन के बाद जानकी देवी ने अपनी दोनों बहुओं के बीच में फर्क बिल्कुल खत्म कर दिया। वो जितना प्यार और सम्मान सपना को देती थी, उतना ही सरिता को भी देती थी। ये सब देखकर सरिता बहुत खुश थी। जिस प्यार और सम्मान की वो आशा करती थी, आज उसे वो मिल गया था। गोपाल बहुत मेहनत से दिन रात चूड़ी बनाता और ठेले पर बेचता। उसके पड़ोस में रहने वाले योगेश की श्रृंगार बिंदी और चूड़ियों की बड़ी दुकान थी, जो बाजार के बीच में पड़ती थी। योगेश गोपाल जैसी बढ़िया और सुंदर चूड़ियां नहीं बना पाता था। एक बार, गोपाल, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, पैसा मेरे पास है, दिमाग तेरे पास, तू मुझे अपनी चूड़ियां बेच दिया कर। तू सारा दिन ठेले पर चूड़ी बेचता है और थोड़ी बहुत ही बेच पाता है। योगेश भैया, मुझे इस काम में खुशी मिलती है। भले ही थोड़ा कमा लूं, पर अपनी चूड़ी खुद ही बेचूंगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। मैं तो सोच रहा था तेरी थोड़ी मदद कर दूं। योगेश भैया, मेरी किस्मत का कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। अगर मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ अच्छा देना लिखा होगा तो वो मुझे मिल ही जाएगा। योगेश चालाक दुकानदार था। ये बात गोपाल अच्छी तरह जानता था। घर पहुंचकर गोपाल ने ये बात अपनी पत्नी रजनी और बेटी सलोनी को बताई। बापू, आपने सही किया। ये योगेश चाचा तो बहुत चालाक हैं। आपसे चूड़ियां सस्ते में खरीदकर हजारों रुपए कमा जाएंगे। सलोनी सही कह रही है, हम 2 रोटी खाकर ही सुखी हैं। हमें योगेश के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तुम्हारी बनाई चूड़ियों के बीच अपनी कच्ची चूड़ियां भी मिलाकर बेचेगा। तभी सलोनी गोपाल को कुछ दिखाती है। बापू, ये देखो, गांव में चूड़ियों की एक प्रदर्शनी लगने वाली है। जिसकी चूड़ियां सबसे अच्छी होंगी उसे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बापू, क्यों ना तुम भी अपनी बनाई चूड़ियां दिखाकर इस प्रदर्शनी में हिस्सा लो। अरे बेटिया, मैं भला क्या जीत पाऊंगा? बहुत लोग लाइन में लगे हैं जो जीतना चाहेंगे। अगर सलोनी कह रही है तो तुम हिस्सा ले लो, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। सलोनी और रजनी के कहने पर गोपाल प्रदर्शनी में हिस्सा लेता है। योगेश भी अपनी बनाई चूड़ियों को प्रदर्शनी में लगाता है। आसपास के गांव के बहुत लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं। बताओ, है? कितनी अलग अलग तरह की चूड़ियां देखने को मिल रही है? हाँ, और सब तरह तरह के रंग की और डिजाइन वाली है। देखो, लोग प्रदर्शनी देख रहे थे, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर आते हैं। ये देखो सुमन, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ पर चूड़ियों की बहुत सी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। लगता है अब गांव में काफी कुछ बदल गया है। प्रदर्शनी तो काफी अच्छी है। विनोद, जरा रुकना। भैया, ये चूड़ियां आपने खुद बनाई है, बहुत सुंदर दिख रही है। जी, मैं बहुत सालों से चूड़ी बना रहा हूँ। सीमा, वाकई ये चूड़ियां टिकाऊ भी दिखती हैं। हम इन्हीं चूड़ियों का ऑर्डर दे देते हैं। एक काम कीजिए भैया,
इन चूड़ियों के 10,000 सेट आप मुझे 15 दिन में तैयार कर दीजिए, और ये आपके 20,000 रुपए एडवांस। ये सब अचानक इतनी जल्दी हुआ कि गोपाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तैयार कर दूंगा साहब, आपका ऑर्डर तैयार कर दूंगा। विनोद और सीमा प्रदर्शनी में जज बनकर आए थे, पर उन्हें गोपाल की चूड़ियां इतनी पसंद आई कि गोपाल को 5,000 का इनाम भी दिया और 10,000 चूड़ियों का ऑर्डर भी। ये सब देखकर योगेश के तन मन में आग लग गई। ये भिखारी, इसकी इतनी औकात, ये चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करने लायक ही नहीं रहेगा। गोपाल रजनी और सलोनी को सारी बात बताता है। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती हैं। चलो, मैं जरा कुछ सामान लेकर आता हूँ, फिर कल से चूड़ी का ऑर्डर शुरू करूंगा। सुनो जी, शाम होने को आ रही है, ज्यादा देर न करना। गोपाल कुछ सामान खरीदने निकला रास्ते में। क्या बात है भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे 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 छोड़ो मुझे। अरे भगवान, अरे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। चलो भाइयों, हाथ पैर की हड्डी टूट चुकी है, चलो अब देखते हैं ऑर्डर की चूड़ियां कैसे बना पाएगा। रजनी और सलोनी जब ये खबर सुनती हैं तो दौड़कर उस जगह पर पहुंचती हैं। बापू, आंखें खोलो। सुनो जी, कितना बुरा हाल कर दिया। आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा था? गोपाल के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। किसी तरह रजनी और सलोनी हॉस्पिटल से मरहम पट्टी करवा कर घर लाती हैं। 15 दिन बाद ऑर्डर की चूड़ियां देनी है, कैसे होगा? बापू, आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगी चूड़ियां और 15 दिन में ऑर्डर पूरा करूंगी। सलोनी बिटिया, तू कर पाएगी इतना ऑर्डर पूरा? बापू, मैंने बचपन से आपको चूड़ियां बनाते देखा है, बस आपसे जो सीखा है आज वही दिखाना है। मैं आपकी बेटी हूँ। सलोनी, इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सलोनी भगवान का आशीर्वाद लेकर चूड़ियां बनानी शुरू करती है और दिन रात मेहनत करके 15 दिनों तक चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती है। सलोनी मेरी बच्ची, तूने आज अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। तेरी बनाई चूड़ियां शहर भर में मशहूर हो रही हैं। सुनो जी, भगवान का शुक्र है अब आप भी ठीक हो रहे हो। सलोनी, हमें और चूड़ियां बनाने का ऑर्डर मिला है और मेरी बेटी सलोनी के हाथ की बनी चूड़ियां ही तैयार होकर बाजार में जाएंगी। आपको याद आया उस दिन वो गुंडे कौन थे? मैं जानता हूँ रजनी, ये सब योगेश का किया धरा है, पर मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। भगवान ने सलोनी के रूप में हमें इतनी अच्छी बेटी दी कि इसकी वजह से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। उधर योगेश ने गांव में रहने वाली स्त्रियों को श्रृंगार का मिलावट वाला सामान बेचा, जिससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, पाउडर उपयोग करने से त्वचा संबंधी रोग हो गए। पुलिस ने योगेश की दुकान सील कर दी। उसे अपने किए की सजा मिल गई और योगेश सिर पीट कर रह गया। उधर एक गरीब चूड़ी वाली सलोनी ने कुछ समय में ही हर तरफ अपनी बनाई चूड़ियों से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। Thanks for watching.